History classes. नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्टूडेंट्स, आज हमें बात करनी है ऑर्गेनिजम्स के नोमेनक्लेचर की। हमें पता है हम किसी का नाम क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हमें किसी को बताना होता है तब लोग उस ऑर्गेनिज्म को या उस नाम से जानते हैं। जैसे हम लोगों का भी कुछ नाम है, वो इसलिए हमारे घर वालों ने, हमारे अपनों ने हमारा नाम रखा है कि लोग हमें इस नाम से पहचानेंगे, जानेंगे। इसलिए ऑर्गेनिजम्स का नाम रखना जरूरी होता है। तो नाम रखने का तरीका एक है जिसे हम कहते हैं वर्नेकुलर या कॉमन नोमेनक्लेचर। वर्नेकुलर या कॉमन नोमेनक्लेचर के अंतर्गत ऑर्गेनिजम्स का नाम हम किसी क्षेत्र के स्थानीय लैंग्वेज में रखते हैं, स्थानीय भाषा में रखते हैं। अब ये स्थानीय भाषा में दिया गया अर्थात कॉमन नाम उस स्थान में, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बोलना बहुत आसान हो जाता है और साथ साथ आसानी से याद भी होती है। उसके लिए हमें स्पेशल कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती और बचपन से हम सुनते सुनते हर बच्चे को याद हो जाता है। ये तो वर्नेकुलर नेम या कॉमन नेम के फायदे हैं, लेकिन क्या हम विज्ञान के अध्ययन में किसी जीव के कॉमन नेम से काम चला सकते हैं? स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। यह संभव इसलिए नहीं है कि उसके कई महत्वपूर्ण कारण जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। एक नंबर, हम जरा सोच कर देखें कि कॉमन नाम हम किसका रखते हैं। हम अपने आसपास के जीवों को सोचें तो कॉमन नाम हम उसी का रखते हैं या उसी का जानते हैं जो हमारे आसपास में है और जो हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, यानी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। जैसे सब्जियों का नाम जानते हैं या उन पेड़ पौधों का नाम जानते हैं, उन जानवरों का नाम जानते हैं पर्टिकुलरली जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव है प्रत्यक्ष। लेकिन जो और हमारे जीवन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है उनका हम नाम नहीं रखते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं, न याद रखते हैं, न देते हैं। ऑर्गेनिजम्स, जब हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो हमें सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात करनी होती है। ऑर्गेनिजम्स जो हमारे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं या नहीं है, हमें सबका बात करना है। दूसरी बात, हम कॉमन नेम उसी का रखते हैं जो हमें नेकेड आई से आसपास में दिखता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते नहीं है उसे हर लोग नामकरण नहीं कर पाते। तीसरी बात यह कि बहुत सारे कॉमन नाम ऐसे हैं जो हमारे को मिसलीड कर देते हैं, यानी उनके नाम और उनके गुण में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे ब्रूनफेल्सिया जीनस का एक प्लांट है, अब उसका कॉमन नेम इस्तेमाल होता है यस्टरडे, टुडे, टुमारो। अब इससे तो कुछ समझ नहीं आता। स्टारफिश, जेलीफिश, कटल फिश, डेविल फिश, सिल्वर फिश, सबके नाम में फिश लगा है, पर एग्जैक्टली इसमें कोई भी मछली नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि ये कॉमन नेम जो है हमारे को एग्जैक्ट उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कभी कभी बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां हमारे को समझाता ही नहीं बल्कि मिसलीड करता है। बात अगली भी स्टूडेंट, ये कॉमन नेम अगर एक बार समाज में फैल जाता है गलत, यानी
जो एग्जैक्ट वो ऑर्गेनिज्म है उसका गुण, उससे डिफरेंट कोई ऐसा नाम फैल जाता है तो उसे करेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। कारण और भी है। अगर हम अपने ही देश की लें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग भाषाओं में जाहिर सी बात है जीवों का कॉमन नाम बदल सकता है। तो जब हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे अलग अलग क्षेत्र के लोगों को तो वो हम एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम बोलेंगे कुछ और वो समझ नहीं आएगा दूसरे क्षेत्र के लोगों को। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंग्रेजी में बोलते हैं रोज तो हिंदी में गुलाब बोलते हैं और बांग्ला में इसे गोलाब कहते हैं तो तमिल में इसे रोजापो कहते हैं। हम अंग्रेजी में बटरफ्लाई कहते हैं, हिंदी में तितली कहते हैं, बांग्ला में प्रजापति कहते हैं तो तमिल में इसे बनातुपूची कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स ये जो कॉमन नेम है ऑर्गेनिजम्स का ये प्लेस टू प्लेस, चूंकि लैंग्वेज बदल जाती है इसलिए अलग अलग जगहों पर जीवों का नाम भी बदल जाता है। जबकि जब हम साइंस में स्टडी करें तो ऑर्गेनिजम्स का नाम यूनिवर्सल है। अगर हम भारत में आम को मंजीफेरा इंडिका पढ़ रहे हैं तो दूसरे अदर कंट्री जहां दूसरे लैंग्वेज बोले जाते होंगे आम को वहां के लोकल लैंग्वेज में जो भी बोल दें लेकिन साइंस में मंजीफेरा इंडिका ही बोला जाएगा। और यही वजह है कि साइंस में हम कॉमन नेम का इस्तेमाल नहीं करते। किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, यानी अब बात करते हैं साइंस में कैसा नाम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं और ये यूनिवर्सल है। इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नेम एक इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जैसे ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स का साइंटिफिक नाम रखते हैं। ICZN इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसके अंतर्गत हम जानवरों का, एनिमल्स का नाम रखते हैं। ICBAC मीन्स इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICVN इंटरनेशनल कोड्स ऑफ वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट्स एटसेट्रा। स्टूडेंट्स साइंटिफिक नेम लैटिनाइज्ड या ग्रीक शब्दों में रखे जाते हैं और इसके रूल्स ये हैं कि अगर हम हाथ से लिखते हैं तो उस नाम को अंडरलाइन कर देना होता है और जब हम प्रिंट कराते हैं तो वहां उसे इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट कराया जाता है। ये एक बेसिक रूल है। अब ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के जो सबसे प्रमुख सिस्टम है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और कुछ उदाहरणों में एक सिस्टम का और भी इस्तेमाल करते हैं जिस पर चर्चा करेंगे हम,
ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब बात करते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर was first proposed by गैस्पार्ड बोहिन। इनकी किताब का नाम था पिनैक्स थिएटर बोटानिका। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को सबसे पहले डेवलप किया अपनी बुक फिलोसफिका बोटानिका में कैरलस लिनियस ने इन 1751। और ये वही कैरलस लिनियस है जिन्हें अपन कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरलस लिनियस की बुक स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने प्लांट का जिक्र करा था, 1753 में पब्लिश हुई। और सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें एनिमल का जिक्र करा था उन्होंने, ये 1758 के 10th एडिशन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो उन्होंने डेवलप किया था उसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। अब स्टूडेंट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जैसा कि नाम ही है, तो इस पद्धति में, इस सिस्टम में हम ऑर्गेनिजम्स का नाम दो टर्म में रखते हैं। कितने? नेम इन टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म जो होता है वो जेनेरिक एपिथेट होता है, यानी ये ऑर्गेनिजम्स के जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंड टर्म स्पेसिफिक एपिथेट है, यानी ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो जेनेरिक टर्म है इसकी स्टार्टिंग हम कैपिटल लेटर से करते हैं, और जो स्पेसिफिक टर्म है इसको हम स्टार्ट अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से करते हैं। और इन स्पेसिफिक टर्म के बाद हम जो डिस्कवरर होता है उसका नाम देन हम एब्रिविएटेड नेम ऑफ डिस्कवरर ये लगाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, जेनेरिक टर्म को स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, स्पेसिफिक टर्म को स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी के छोटे अक्षर से। और जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि जो साइंटिफिक नेम है दैट शुड मस्ट बी अंडरलाइन इफ हैंड रिटन और प्रिंटेड इन इटैलिक फॉन्ट्स। एज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम आम को देखते हैं, मैंगो, ये अंग्रेजी में नाम है, कॉमन नेम है, हिंदी में कहें तो हम कहते हैं आम है। लेकिन जब इसका हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम लिखते हैं मंजीफेरा। इंडिका। और ये नाम का इस्तेमाल सबसे पहले लिनियस ने करा था, तो हम एब्रिविएटेड लिन लिख देते हैं। सो ये साइंटिफिक नेम है आम का। अब समझने की बात यह है कि अगर हमारे से पूछा जाए कि एक स्पीसीज को हमसे सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ स्पीसीज, और ऑप्शन है मंजीफेरा भी, दूसरा ऑप्शन है इंडिका भी, तो ना मंजीफेरा अलग से हम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ना इंडिका। किसी का भी पूरा नाम जब तक नहीं लिखा जाए तब तक वो कोई स्पीसीज नहीं होगा, और पूरा नाम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा होगा जब मंजीफेरा इंडिका लिखा होगा, और वो भी इस रूल्स के अकॉर्डिंग कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है,
स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, तब तक वो एक करेक्ट नेम नहीं होगा। इसी तरह हम लोग हैं होमो सैपियन, पाइसम सिटाइवम, लेथाइरस ओडोरेटस, प्लाज्मोडियम वाइबैक्स, अमीबा प्रोटियस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की खासियत है। अगर हमें इसमें लिखा जाए कि इसमें क्या सही है, अगर हमें ऑप्शन लिखा जाए एक मंजीफेरा, बी लिखा जाए इंडिका, सी लिखा जाए मंजीफेरा और ये भी कैपिटल से लिख दिया इंडिका, और डी लिखा मंजीफेरा इंडिका, इसमें से स्पीसीज कौन है? Which one is a species? तो स्टूडेंट्स, ये सवाल गलत, क्योंकि ये जेनेरिक टर्म है। ये केवल अगर हम ये लिख देते हैं इंडिका, तो इंडिका स्पेसिफिक टर्म है, लेकिन केवल इंडिका लिखना स्पेसीज नहीं है। जैसे मेरा नाम अनिल पटेल है, तो जब तक अनिल पटेल ना बोला जाए तब तक मैं नहीं हूं। अनिल का मतलब और भी कोई अनिल हो सकते हैं, और पटेल ये औरों के नाम में भी है। मेरी बात तब होगी जब मेरा पूरा नाम बोला जाएगा। इसी तरह अगर इंडिका बोलते तो आजकल टाटा की एक गाड़ी भी आती थी इंडिका, और हनीबी की भी एक प्रजाति होती है एपिस इंडिका। सो इंडिका से भी आम हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये मंजीफेरा यहां कैपिटल से तो ठीक है, पर ये भी कैपिटल लिखा हुआ है, जबकि स्पेसिफिक टर्म को क्या लिखना है, स्मॉल से स्टार्ट करना है। सो ये तरीका भी गलत है। हमारे हिसाब से ये एक स्पीसीज हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हमें बात करनी है कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, ऐसा नहीं है कॉमन नेम जैसा कि एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कुछ और है और हो सकता है उसका नाम उससे बिल्कुल डिफरेंट, जैसा कि मैंने स्टारफिश का केस बताया था, जैसा हमने यस्टरडे टुडे टुमारो के बारे में बात करा। तो साइंटिफिक नेम में उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट छुपा रहता है, और ये हमें आगे समझ आएगा। तो कभी कभी जब एक स्पीसीज में भी वेरिएशन मिलते हैं, कुछ टाइप्स मिलते हैं, तब उस जगह पे नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है जिसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे कहेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आइए बात करते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ये दिया बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। स्टूडेंट्स, हमारे को पता है कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है। ट्राइनोमियल, जैसे बाइनोमियल में पता था हमें दो, बाई मतलब दो वर्ड में नाम रखते थे, तो यहां पर ऑर्गेनिजम्स का नाम 3 वर्ड्स में रखते हैं। नेम इन 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स में फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म है हमारा जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड टर्म ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड टर्म ये अगर प्लांट है तो उसके वैरायटी
और अगर एनिमल्स है तो उसके सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, सब स्पीसीज फॉर एनिमल्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है वो रूल कुछ तो कॉमन है यहां भी। जैसे एक चीज समझना है, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में चाहे जेनेरिक वर्ड हो या स्पेसिफिक, स्टूडेंट ये मिनिमम 3 लेटर का होना चाहिए, मैक्सिमम 12 लेटर। दूसरी बात, जैसा पहले भी बात हुई थी कि अगर हाथ से लिखते हैं तो इसे अंडरलाइन करना है, और अगर टाइप कराते हैं तो इसे इटैलिक फॉन्ट में करना है। एज फॉर एग्जाम्पल बात करें, कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। स्टूडेंट ये कॉर्वस जेनेरिक टर्म है, हमने कैपिटल से लिखने स्टार्ट किया है। स्प्लेंडेंस ये जीनस के बाद वाला टर्म है, इसलिए ये स्पेसिफिक टर्म है और हमने स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट किया है। और ये स्प्लेंडेंस हम पढ़ जरूर रहे हैं सेम वर्ड, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग वर्ड्स के पोजीशन का इंपॉर्टेंस अलग होता है। ये चूंकि एनिमल है, ये इंडियन एंड पाकिस्तानी, कौवा है, क्रो है, तो ये क्या है? स्पीसीज है, ये सब स्पीसीज है, सॉरी सब स्पीसीज है क्योंकि ये एनिमल है। अगर प्लांट का नाम होता तो यहां पर वेराइटी होता। सो स्टूडेंट ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीसीज, और ये हो गया सब स्पीसीज। उसी तरह कॉर्वस, स्प्लेंडेंस, इंसोलेंस, जो बर्मा के बर्मीज क्रो है उनको कहते हैं। यहां पर ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये एनिमल है, सब स्पीसीज है। श्रीलंकन क्रो को कहते हैं कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस। यहां ये जीनस है, ये स्पीसीज है, और ये सब स्पीसीज है। ध्यान रहे, एनिमल में लास्ट जो थर्ड टर्म होगा वो सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और प्लांट में मैंने कहा वो वेराइटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, कॉलीफ्लावर को कहते हैं, यानी फूल गोभी की। यहां ब्रासिका जीनस है, ओलेरेसिया ये जीनस है, ये ओलेरेसिया स्पीसीज है, लेकिन ये बोट्राइटिस टर्म, ये चूंकि ये प्लांट है इसलिए सब स्पीसीज नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? वेराइटी है। इसी तरह ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, बंद गोभी, कैबेज को कहते हैं। तो ब्रासिका ओलेरेसिया कौलोरापा, ये गांठ गोभी को कहते हैं, नौल खोल, गांठ गोभी नौल खोल को कहते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सारे का स्पीसीज तक तो सेम है, लेकिन इनकी वेराइटीज अलग अलग है। सो स्टूडेंट ये हमारे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स। अब हम अभी बात कर रहे थे टॉटोनिम्स क्या है। ये टॉटोनिम्स मतलब एक ही शब्द जीनस और स्पेसीज दोनों एपिथेट में यूज करना। ऐसा एनिमल्स के नाम के लिए वैलिड हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं नाजा, नाजा हम सभी जानते हैं ये नाजा, नाजा कोबरा है जिसको हम हिंदी में गेहूं सांप कहते हैं। ये नाग कहते हैं। नाजा पढ़ते तो हम सेम है, नाजा और नाजा सेम पढ़ रहे हैं, लेकिन पोजीशन का फर्क है। सेम नाम का आदमी का डेजिग्नेशन अलग अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह
ये नाजा जब हम पहली बार लिख रहे हैं, कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जीनस है, जबकि ये नाजा स्पेसिफिक टर्म है। और जब हम दोनों लिखेंगे तभी ये कोबरा होगा। सो यार वर्ड तो हम एक ही पढ़ते हैं स्टूडेंट, लेकिन पोजीशन के बेसिस पर उन वर्ड्स का मीनिंग अलग है। ये टॉटोनिम्स है और ऐसा एनिमल्स के नोमेनक्लेचर में वैलिड हो सकता है। एक और एग्जांपल बात करते हैं, रैटस। रैटस चूहा, रैट्स। अब ये रैटस जो पहली बार लिखा गया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया हमने, ये रैटस चूहा का जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये रैटस उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। वर्ड सेम है, लेकिन उस वर्ड्स का जो वैल्यू है, जो उस वर्ड का पोजीशन है, वो डिफरेंट है। तो ऐसे टॉटोनिम्स एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में वैलिड हो सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की। टैक्सोनॉमिकल एड्स। स्टूडेंट, जब हम ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं, और हम लोग पहले भी बात कर रखे हैं कि ऑर्गेनिजम्स का हमारे दैनिक जीवन से सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है, सो मेनी थिंग्स। सो उन सब का स्टडी करने के लिए हमें उनका सिस्टमेटिक करना पड़ता है, उनका टैक्सोनॉमी करना पड़ता है। लेकिन टैक्सोनॉमी करना तभी संभव है जब उसका हमें स्पेसिमेन हो, हमारे पास सबूत हो, नमूना हो, जो हम प्रेजेंट कर सकें। और वो स्पेसिमेन का जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी है, जो क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेजेंटेशन, ताकि लोग भी उसे देखकर उसका स्टडी कर सकें, उसे जान सकें, उसे समझ सकें। तो अब सवाल है कि हम ये जो ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, वो कितने तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्पेसिमेन्स में हम कई बातें करेंगे, जिसमें एक बात करेंगे हम हर्बेरियल शीट की। आप में से सभी ने लगभग बनाया ही होगा, मुझे यकीन है अपने स्कूल में 11-12 क्लास में हर्बेरियल शीट प्रिपेयर किया होगा, जिसमें आप बहुत सारे बच्चे किसी प्लांट के खास पार्ट्स और लीफ का करते हैं। लेकिन जब स्टडी करना है तो प्लांट्स के जितने पार्ट का स्टडी करेंगे, हमारा उसके बारे में कंसेप्ट और उसका नॉलेज उतना ज्यादा होगा। सो हम ड्राई स्पेसिमेन को पेपर शीट पर कंप्रेस करके पेस्ट करते हैं, फिर उसके बारे में उसका सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका कहां से वो कलेक्शन मिला है, प्लेस और डेट ऑफ कलेक्शन उसमें मेंशन करते हैं, उसका लोकल नाम, साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम, इसकी भी जिक्र करते हैं, उसकी फैमिली क्या है इसको मेंशन करते हैं, और कलेक्ट करने वाले व्यक्ति का नाम उसमें मेंशन किया जाता है। सो ये एक डेड एंड ड्राई स्पेसिमेन है प्लांट का। और जहां इसका स्टोर हाउस है, जैसे हम जहां बुक्स को स्टोर करते हैं तो उसे लाइब्रेरी कहते हैं। सो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसका एक स्टोर हाउस बनाया जाता है, जिस हर्बेरियल सीड्स के स्टोर हाउस को अपन हर्बेरियम कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हर्बेरियल सीड्स कितने तरह के हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, हर्बेरियल सीड में एक टाइप है
होलोटाइप। होलोटाइप को समझते हैं पहले। जब हम किसी प्लांट का स्टडी करते हैं और उस प्लांट से फर्स्ट टाइम मींस ओरिजिनल जो हर्बेरियल सीड प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं अपन होलोटाइप। यानी हर्बेरियल सीड प्रिपेयर्ड एट फर्स्ट फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट्स। अब मान लीजिए आप कि एक सिचुएशन है कि हमने स्टडी किया और होलोटाइप बनाया, फर्स्ट टाइम एक हर्बेरियल सीड प्रिपेयर किया, लेकिन वो हर्बेरियल सीड हमसे लॉस हो गया, खो गया, डैमेज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा? क्योंकि स्पेसिमेन होना जरूरी है। आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि अपन दोबारा बना लेंगे उसी प्लांट से। बेशक उसी प्लांट से जो दोबारा हम हर्बेरियल सीड बनाएंगे, तो जरा सोचिए, अब दोबारा बनाने में आपको उतना स्टडी नहीं करना पड़ेगा जितना बारीकी से और जितना इंक्विसिवनेस के साथ आपने पहली बार करा था, क्योंकि वो प्लांट के बारे में आप पहले से स्टडी कर चुके हैं। इसलिए ये हर्बेरियल सीड जो होलोटाइप के लॉस होने पर फिर उसी ओरिजिनल प्लांट से बनाते हैं, उसे हम कहते हैं लैक्टोटाइप। उसे कहते हैं लैक्टोटाइप। यानी हर्बेरियल सीड्स प्रिपेयर्ड सेकेंड टाइम फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट्स व्हेन होलोटाइप इज लॉस्ट। लेकिन सिचुएशन जरा समझने की है। मानिए कि हमने एक होलोटाइप बनाया और वो हमारा खो गया या किसी तरह डैमेज हो गया, लॉस हो गया। हमारे दिमाग में था कि हम फिर उसी ओरिजिनल प्लांट से लैक्टोटाइप प्रिपेयर कर लेते हैं। पर जब हम लैक्टोटाइप प्रिपेयर करने के मकसद से उस प्लांट को ढूंढे, तो वो सेम प्लांट जिससे हमने पहली बार प्रिपेयर किया था, वो भी नहीं मिला हमें। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक विकल्प है कि हम उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट से हर्बेरियल सीड प्रिपेयर कर लें। यह कब करना पड़ेगा हमें? जब होलोटाइप भी हमारा लॉस हो चुका है और वो ओरिजिनल प्लांट भी नहीं है। इन दैट केस, जब हम सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट से हर्बेरियल सीड प्रिपेयर करेंगे, स्पीसीज सेम है, मैं पहले बता रहा हूं, हो सकता है वैरायटी में फर्क हो जाए। सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट से जब हर्बेरियल सीड प्रिपेयर करेंगे तो अपन उसको कहते हैं नियोटाइप। तब कहते हैं नियोटाइप। मीन्स स्टूडेंट्स, हर्बेरियल सीड्स prepared from other plants of the same species when both holotype and the original plants are lost. और मैंने कहा ये जब सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट से हम बना रहे हैं नियोटाइप, तो स्पीसीज सेम हो सकता है, उसकी वैरायटी में वेरिएशन आ सकती है। और खास तौर पर स्टूडेंट, जब हमें एक स्पीसीज के अलग अलग वेराइटीज का स्टडी कंपेयर करना पड़ेगा, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को, तो उसके लिए हमारी एक कोशिश तो होनी चाहिए कि हमें सेम स्पीसीज के अलग अलग प्लांट से हर्बेरियल सीड प्रिपेयर करना चाहिए। और जब हम सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट से हर्बेरियल सीड्स प्रिपेयर करेंगे, जो हमें कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करेगा उन स्पीसीज के अलग अलग प्लांट्स में, तो हम उस हर्बेरियल सीड्स को सिनटाइप नाम देते हैं। उसे कहते हैं सिनटाइप।
मीन्स हर्बेरियल सीड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। अब एक बात समझनी है, जो एक भूल हम पहले भी कर चुके हैं, ये कि हमने होलोटाइप बनाया था और वो एक ही बनाया था, वो लॉस हो गया था, तब हमारे को परेशानी हुई इलेक्ट्रोटाइप बनाने की या नियोटाइप बनाना पड़ा। अगर हम एक बुद्धिमानी कर लें कि एक होलोटाइप बनाया और उसके बाद उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसी ओरिजिनल प्लांट से बना ले, सेम प्लांट से एक होलोटाइप बनाया, अब उसकी डुप्लीकेट कॉपी उसी सेम प्लांट से हम बनाने लगे, तो वो जितनी भी कॉपीज बनाएंगे उसका प्लांट तो एक ही है, वो सब होलोटाइप का डुप्लीकेट होगा, एक जैसा होगा। सो उसको हम कहेंगे आइसोटाइप, मतलब सिमिलर। आइसो, उसे कहेंगे आइसोटाइप। आइसोटाइप मीन्स डुप्लीकेट हर्बेरियल सीड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ द होलोटाइप। अब स्टूडेंट, एक बात होती है कि अगर हम हर्बेरियल सीड बना रहे हैं और एक तरफ से हमने बनाया और वो पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन बचा हुआ है करने को, लेकिन वो पेज फुल हो गया। अब जब पेज फुल हो जाएगा तो हम पलट के नहीं लिख सकते, हमारे को ऐसी परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, इस हर्बेरियल सीड के डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करने के लिए एडिशनल सीट इसके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो इसके साथ हम एडिशनल सीट यूज करेंगे उसे हम कहते हैं पाराटाइप, उसे बोलेंगे पाराटाइप। पाराटाइप मीन्स द एडिशनल हर्बेरियल सीट यूज्ड टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन। तो ये इतने तरह के हर्बेरियल सीड्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में म्यूजियम देखने को मिलता है, छोटे बड़े जरूर हम लोगों ने देख रखा है। इनफैक्ट इस म्यूजियम में भी प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स या एनिमल्स को हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डालकर प्रिजर्व रखते हैं। बड़े एनिमल्स जैसे बर्ड्स, मैमल्स, इनको भी स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है। एनिमल्स के बोन को भी स्टफ करके प्रिजर्व करते हैं। इंसेक्ट्स को किल करके और पिनिंग करके इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखते हैं। ये म्यूजियम हमें अपने स्कूल, कॉलेजेस में एनिमल्स को पहचानने और उसको स्टडी करने में काफी मददगार साबित होते हैं, और हम लोगों ने अपने स्कूल, कॉलेजेस में ये देखा है। सो ये एक स्पेसिमेन इकट्ठा करने का मेथड है, म्यूजियम प्रिपेयर करना। अब आइए अपन तीसरे की बात करते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स, बॉटनिकल गार्डन। यह बॉटनिकल गार्डन वो जगह है जहां पर हम एलाइव प्लांट्स स्पेसिमेन को लगा कर रखे हैं। यह कलेक्शन एरिया है एलाइव प्लांट्स स्पेसिमेन का, जिस पर उन प्लांट्स का नाम, उनकी फैमिली लेबल की रहती है, और ये हमारे या बच्चों के घूमने और उनको एंटरटेनमेंट का भी जगह होता है। और हम बीए बायोलॉजिस्ट जब वहां जाते हैं तो हमारे को स्टडी करने का और उन्हें पहचानने का अवसर मिलता है। भारत में फेमस बोटानिकल गार्डन है इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा की, या फिर नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और विश्व प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन कीव शहर जो इंग्लैंड में है वहां मौजूद है। और ऐसे छोटे छोटे बॉटनिकल गार्डन हमारे आसपास के शहरों में, हमारे आसपास के क्षेत्र में मिल जाते हैं, और हर स्टूडेंट को वहां
ऐसे स्टडी के लिए, पहचान के लिए जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, एक तरीका ये स्पेसिमेन का इकट्ठा करने का ये है, बॉटनिकल गार्डन डेवलप करना। और आइए फोर्थ की बात करते हैं, जिसके लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को मनोरंजन होता है। वो जगह है जूलॉजिकल पार्क। जिसे हम जू कहते हैं। एक्चुअली जूलॉजिकल पार्क में जब हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे तरह के वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में उन एनिमल्स के अकॉर्डिंग, जो पॉन्ड्स में रहने वाले हैं तो वहां पॉन्ड डेवलप किया गया है, जंगल में रहने वाले तो वहां जंगल डेवलप किया गया है। तो उनके लायक उस पर्टिकुलर एरिया में हैबिटेट डेवलप किया जाता है और हम इंसानों के देख रेख में उन वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। अगर हम उन्हें अध्ययन के पर्पस से देखते हैं तो हमें आसानी से उनके बारे में दो चीज जरूर समझ आ जाती है, उन वाइल्ड एनिमल्स का बिहेवियर और उन वाइल्ड एनिमल्स की फूड हैबिट। तो ये वो जगह है जहां पर इन वाइल्ड एनिमल्स की को पहचानना आसान होता है, उनका फूड हैबिट और उनके बिहेवियर्स के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द स्पेसिमेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने कहा हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम की बात हुई। अब आइए, एक शब्द है की। ये की भी एक टैक्सोनॉमिक ऐड है, एडिशनल इस्तेमाल होने वाला। और एडिशनल इस्तेमाल होने वाला तो है, लेकिन बहुत ब्रीफ और बहुत जल्दी हमारा दिमाग इस की को हिट करता है, जिसमें हम किसी ऑर्गेनिजम्स का कोई खास कैरेक्टर एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी की है ये हमारा एनालिटिकल इन नेचर है। अब उस कैरेक्टर के बेसिस पर हम किसी एनिमल या किसी प्लांट को पहचान करते हैं। कोई भी की कंसीडर करें तो उसके कम से कम दो फॉर्म है कि भाई ये है इसमें या ये नहीं है। ये कैरेक्टर है, आइदर दिस इज प्रेजेंट और दिस इज एब्सेंट, सो और दिस इज शॉर्ट और दिस इज लॉन्ग। कोई भी कैरेक्टर जो कंसीडर करते हैं हम, जो की कंसीडर करते हैं, उसके दो फॉर्म एटलीस्ट होते हैं और इन दो फॉर्म्स को अपन कॉपलेट कहते हैं। उसी कॉपलेट से हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी मैच कराते हैं, यानी उसी कॉपलेट को हम इस्तेमाल करते हैं कि आइदर इट इज प्रेजेंट और इट इज एब्सेंट। अगर किसी की पहचान करनी बोलते हैं ये है तो ये है, इसकी पहचान है। सो की के दो कंट्रास्टिंग जो फॉर्म्स हैं उसे हम कॉपलेट कहते हैं, और उसमें से जो फॉर्म, उस कॉपलेट का जो फॉर्म हमें किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करा देता है, वह फॉर्म उस इंडिविजुअल को पहचानने का लीड कहलाता है। वह फॉर्म उस इंडिविजुअल को पहचानने का लीड कहलाता है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये की एनालिटिकल है, की एनालिटिकल है। सो ये भी एक टैक्सोनॉमिक ऐड है जो एडिशनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट, जब हम किसी एरिया का स्टडी करते हैं तो वहां पर हमें डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को देखें, जैसे एक जंगल के एरिया को देखते हैं, तो उस जंगल में कहीं पर घास ज्यादा होगा, कहीं पर श्रब्स ज्यादा होंगे, कहीं पर ट्रीज ज्यादा होंगे, कहीं पर पानी भी लगा होगा, कहीं पर हो सकते हैं कंकर पत्थर ज्यादा हो, रेत हो। सो एक बड़े एरिया में छोटे छोटे, यानी एक बड़े हैबिटेट में छोटे छोटे कई तरह के हैबिटेट्स होते हैं, जिसे अपन कहते हैं माइक्रो हैबिटेट्स।
तो जब अपन किसी एक एरिया में जो डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट हैं, वहां पर जो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी अगर हम एक सूची तैयार करते हैं, उसका अगर एक इंडेक्स बनाते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति उस सूची को देख करके ये समझ सकता है कि हाँ, इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे ऐसे जगह है और उन जगह पर ये नाम के प्लांट्स हैं, ये स्पीसीज के प्लांट्स हैं, तो उस सूची को, उस इंडेक्स को अपन कहते हैं मैनुअल, सॉरी, उसे कहते हैं, उस इंडेक्स को कहते हैं अपन फ्लोरा। फ्लोरा मतलब एक एरिया के डिफरेंट हैबिटेट्स में, एक एरिया के डिफरेंट हैबिटेट्स में जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, उन प्लांट स्पीसीज का एक इंडेक्स जो हम तैयार करते हैं, उसे कहते हैं फ्लोरा। यह फ्लोरा देखने से किसी भी व्यक्ति को यह पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में इस टाइप के हैबिटेट हैं और वहां पर ये स्पीसीज के प्लांट हैं, टोटल इस स्पीसीज के प्लांट्स इस पर्टिकुलर एरिया में है। लेकिन जब हम वो इंडेक्स किसी व्यक्ति को दे दें और कहें कि आप जाइए अंदर और आप जाकर पहचान लो, सो हो सकता है बहुत सारे लोग केवल नाम तो जानेंगे कि इतने स्पीसीज हैं यहां, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। पर अगर स्टूडेंट्स उन स्पीसीज के साथ अपन इतना इंफॉर्मेशंस डाल दें जिससे कोई व्यक्ति जाकर अंदर पर्टिकुलर स्पीसीज को पहचान सके, तब हम उसी परफॉर्मा को कहते हैं मैनुअल बन गया। दैट इज मैनुअल। यानी मैनुअल में किसी पर्टिकुलर एरिया के डिफरेंट हैबिटेट्स में मौजूद स्पीसीज के नाम तो होंगे ही, साथ साथ यह इंफॉर्मेशंस भी होंगे जो उन स्पीसीज को पहचान करने में हमारी मदद करेंगे। पहचान तो कर लिया, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि जरा इसके बारे में बताओ, तो उसके बारे में हम कुछ भी न बता पाए। इसके लिए तो जरूरी है कि उसके बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी हो, तो मैं कुछ ब्रीफली बता दूं उसके बारे में। सो अगर इसी मैनुअल में अगर हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जोड़ देते हैं, तो अब हम उसे कहते हैं कैटलॉग्स। और स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक टैक्सॉन, अब टैक्सॉन पर चर्चा पहले हो चुकी है, टैक्सॉन फाइलम लेवल पर भी हो सकता है। जैसे बोला जाए कि ये इस पर्टिकुलर पॉन्ड्स में जितने प्रोटोजोन्स हैं, हमें उसका डिस्क्रिप्शन बनाना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। किसी पर्टिकुलर टैक्सॉन को, किसी एक टैक्सॉन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उसे कहते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ यानी किसी एरिया में मौजूद किसी एक टैक्सॉन के डिफरेंट मेंबर्स का, स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन क्या कहलाएगा? मोनोग्राफ।